नमस्कार स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के द्वारा इस चैप्टर को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज चैप्टर में इससे पहले मैं आपको जर्नल एंट्रीज़ वगैरह के बारे में बता चुकी हूँ कि किस प्रकार विलय की प्रकृति और क्रय की प्रकृति के एकीकरण में लेखांकन प्रविष्टियाँ की जाती हैं विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में और क्रेता कंपनी की पुस्तकों में। इसके अलावा हमने इससे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस पर। इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस 3 तरह के होते हैं। इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। म्यूचुअल डेट्स, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक एंड इंटर कंपनी होल्डिंग। इनमें से जो दो पहले के पॉइंट्स हैं, म्यूचुअल डेट्स और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक, इनके बारे में जो लेखांकन प्रविष्टियां हैं या जो इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो जो तीसरा पॉइंट था इसके अंदर इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन में, जो कि इंटर कंपनी होल्डिंग है, अंतः कंपनी विनियोग या अंशधारण है, उसके बारे में मैं अभी बाद में आपको बताऊंगी। उससे पहले हम कुछ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे जिससे कि आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जो ये है, ये आपका आरबीडी पब्लिशिंग हाउस की जो बुक आती है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, उसका ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अभी आपके पास बुक्स नहीं है तो क्वेश्चन भी मैंने आपको इसके अंदर ही, वीडियो के अंदर ही इंक्लूड करा है, आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन है आपका, देखिए आप इसको एक बार थोड़ा एक नज़र इसको देख लीजिए, समझ लीजिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे। 2 कंपनीज़ हैं जिनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2016 की, आबाद लिमिटेड और नाबाद लिमिटेड। 1 अप्रैल 2016 को इनका एकीकरण हुआ है, आबाद और नाबाद का। इनकी बैलेंस शीट आपको दे रखी है, दोनों की शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व एंड जनरल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये सिर्फ आबाद लिमिटेड की हैं चारों चीज़ें। नाबाद के लिए चारों चीज़ें नील है, रिजर्व एंड सरप्लस नील है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में दोनों के डिबेंचर्स हैं 10%, करंट लाइबिलिटीज़ में दोनों के क्रेडिटर्स दे रखे हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स सिर्फ आबाद लिमिटेड के लिए दे रखा है। देन एसेट्स की बात करें तो टेंजिबल में बिल्डिंग, प्लांट और फर्नीचर नाबाद लिमिटेड का नील है। इसी तरह से नॉन करंट एसेट्स में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, पहली कंपनी के हैं, दूसरी कंपनी के नील हैं। इन्वेंट्रीज दे रखी हैं, सन्ड्री डेटर्स हैं, बिल्स रिसीवेबल्स हैं, आबाद के 10,000 है और नाबाद लिमिटेड के नील हैं। इसी प्रकार कैश एट बैंक है दोनों का। अब एक नई कंपनी जो है कामयाब लिमिटेड ने हस्तांतरक कंपनियों के साधारण अंशधारियों के दावों को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त मात्रा में 10 रुपये वाले इक्विटी अंश सम मूल्य पर निर्गमित किए। तो यहाँ पर जो विक्रेता कंपनियाँ हैं वो 2 हैं, आबाद लिमिटेड और नाबाद लिमिटेड। इन दोनों कंपनियों के अधिग्रहण के लिए, एक्विजिशन के लिए कामयाब लिमिटेड का समामेलन किया गया है। तो ये कामयाब लिमिटेड दोनों कंपनियों के अंशधारियों के दावों को संतुष्ट करने के लिए 10 रुपये वाले इक्विटी शेयर्स देगी, यानी कि जो परचेज कंसिडरेशन है दैट विल बी डिस्चार्ज्ड इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। फर्स्ट पॉइंट में आपसे कह रहा है क्रय प्रतिफल को प्रदर्शित करने वाला एक नोट तैयार कीजिए, और सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि विलय की प्रकृति का एकीकरण मानते हुए कामयाब लिमिटेड की पुस्तकों में जर्नल एंट्रीज और अमेलगमेशन के बाद का बैलेंस शीट बनाइए। तो आपको एक तो यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है, दूसरा सिर्फ क्रेता कंपनी, खरीदने वाली कंपनी जो कि कामयाब लिमिटेड है, उसकी पुस्तकों में जर्नल एंट्रीज पास करनी है और उसकी बैलेंस शीट बनानी है। यहाँ आपसे विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में एंट्रीज नहीं करने को नहीं कहा गया। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ध्यान दीजिए, अंडरलाइन कीजिए कि विलय की प्रकृति का एकीकरण इसको आपने मानना है, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि जब एकीकरण विलय की प्रकृति का होता है तो परचेज कंसिडरेशन ज्ञात करने के लिए हमको विक्रेता कंपनी की सारी एसेट्स के बुक वैल्यूज़ को जोड़ना होता है, और इस टोटल में से सारी लाइबिलिटीज़ और सारे ही तरह के जो रिजर्व्स हैं उनको कम करना होता है। जो डिफरेंस होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज परचेज कंसिडरेशन। तो यहाँ हम बात करते हैं परचेज कंसिडरेशन की। तो आप देखिए, दोनों कंपनियां हैं विक्रेता कंपनियां और क्रेता कंपनी है कामयाब लिमिटेड। तो आबाद लिमिटेड और नाबाद लिमिटेड के लिए हम परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने वाले हैं। सारी संपत्तियां खरीदी जाती हैं विलय की प्रकृति के एकीकरण में,
और उन सभी के पुस्तक मूल्य ले लिए जाते हैं। तो यहाँ बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, बीआर, बैंक और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इन सारी एसेट्स की मैंने बुक वैल्यू आपके सामने लिख दी है आबाद लिमिटेड की। नाबाद लिमिटेड की स्थिति में फर्नीचर नहीं था, बीआर नहीं थे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं थे, तो उनको मैंने नील कर दिया है। ध्यान दीजिए, सभी संपत्तियाँ आपको इसके अंदर इंक्लूड करनी है, ठीक है। इसके बाद इनका टोटल लगा लीजिए। तो 3,25,000 आ रहा है आबाद लिमिटेड का, और नाबाद लिमिटेड का टोटल आ रहा है 2,80,000 एसेट्स का। फिर इसमें से आपको लायबिलिटीज़ लेस करनी होती है। पहले मैं इसमें से आउटसाइडर लायबिलिटीज़ को लेस कर रही हूँ, जो कि हैं डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स और टैक्स। दोनों कंपनीज़ के रिगार्डिंग जो इनमें से आपको सूचना दे रखी है वो आपने अमाउंट लिख लेनी है। तो ऐसा करने पर आपको 1,20,000 जो है आबाद लिमिटेड में दिखाने हैं लेस करने के लिए, और 80,000 आपको नाबाद लिमिटेड में एसेट्स में से लेस करने हैं आउटसाइडर लायबिलिटीज़ के। तो आपके पास ये 2,05,000 और 2 लाख की अमाउंट्स आ जाएंगी। अब इसमें से आपको रिजर्व एंड सरप्लस लेस करना है। आप चाहें तो इकट्ठा भी घटा सकते हैं, जैसा मैंने आपसे कहा कि सारी एसेट्स की बुक वैल्यू में से सारे लायबिलिटीज़ की बुक वैल्यू और सारे जो रिजर्व्स हैं उनको हमें डिडक्ट करना होता है। तो आप चाहें तो इनको लायबिलिटीज़ के साथ भी घटा सकते हैं। तो लेस कर दीजिए रिज़र्व एंड सरप्लस। तो 4 तरह के रिज़र्व्स थे हमारे पास। यहाँ पर बाय मिस्टेक शायद मैंने इंस्टॉलमेंट लिख दिया है, जस्ट अ मोमेंट। तो ये आपका इंस्टॉलमेंट नहीं है, इट इज़ इन्वेस्टमेंट। ओके, इट इज़ लाइक इन्वेस्टमेंट। आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अलाउंस बाय मिस्टेक मैंने शायद गलत लिख दिया है। तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिज़र्व है ये आपका, ठीक है। तो ये आपको दिखा देना है। जनरल रिज़र्व है और स्टेटमेंट ऑफ P&L है आपका, ठीक है। तो सिर्फ आबाद लिमिटेड के रिगार्डिंग आपको ये सूचनाएं दे रखी हैं। तो आबाद लिमिटेड का जो ये ऊपर आपने टोटल एसेट्स की जो वैल्यू थी उसमें से आउटसाइडर लायबिलिटीज़ घटाई थी 1,20,000, आपके पास 2,05,000 आया था ये, इसमें से आपको 1,05,000 और लेस कर देना है। तो आपके पास ये 1 लाख आ जाएगा परचेज़ कंसिडरेशन। ओके, लाइकवाइज नाबाद लिमिटेड के लिए 2 लाख में से लेस करने का कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसकी कोई रिजर्व सरप्लस है नहीं, तो इसका परचेज़ कंसिडरेशन 2 लाख ही रहेगा। तो इस प्रकार आपको परचेज़ कंसिडरेशन कैलकुलेट कर लेना है। इसके बाद हमें नई कंपनी यानी क्रेता कंपनी की पुस्तकों में जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो जर्नल ऑफ कामयाब लिमिटेड जो है ये अपनी पुस्तकों में एंट्रीज पास करेगी, जो कि इसने विक्रेता कंपनी की जो एसेट या लायबिलिटीज़ जो इसने एक्वायर की हैं उसके संबंध में एंट्री पास की जाएगी। तो पहले आबाद लिमिटेड की संपत्तियों और दायित्वों को एक्वायर करने की एंट्री यहाँ पर की हुई है। तो आबाद लिमिटेड की जो भी संपत्तियाँ कामयाब लिमिटेड ने टेक ओवर करी हैं उनको डेबिट कर दीजिए। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट डेबिट, सन्डी डेटर्स अकाउंट डेबिट, बीआर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। देन जो भी लायबिलिटीज़ टेक ओवर करी हैं उनको भी आपने क्रेडिट कर देना है। तो इसने कामयाब लिमिटेड ने डिबेंचर्स, सन्डी क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, कैपिटल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, जनरल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ P&L का जो प्रॉफिट था वो आ गया यहाँ पर 5,000। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें एक्वायर टेक ओवर करी हैं लायबिलिटीज़ और एसेट्स, इनके लिए एंट्री कर दी है हमने। इसके बाद हमें लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी को क्रेडिट करना होता है एंट्री के अंदर। अगर आपने एंट्रीज अच्छे से पढ़ी होंगी जो मैंने आपसे एक वीडियो में शेयर की थी, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो भी संपत्तियां खरीदी जाती हैं उनको डेबिट किया जाता है, जो भी लायबिलिटीज़ जो हैं टेक ओवर की जाती हैं उनको क्रेडिट किया जाता है, जो भी रिजर्व्स जो हैं टेक ओवर किए जाते हैं उनको क्रेडिट किया जाता है। इसी के साथ जो है लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी, उसको क्रय प्रतिफल की राशि से हम क्रेडिट करते हैं। क्रय प्रतिफल जो है परचेज़ कंसिडरेशन जो अभी हमने ऊपर स्टेटमेंट की सहायता से कैलकुलेट किया था, उससे आप लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी को क्रेडिट कर दीजिए 1 लाख रुपए से। तो नरेशन में आप लिख देंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड रिजर्व्स ऑफ आबाद लिमिटेड। तो आबाद लिमिटेड की संपत्तियों और दायित्वों को एक्वायर करने की प्रविष्टि थी ये
कामयाब लिमिटेड की पुस्तकों में। इसके बाद इसके लिक्विडेटर को जो पेमेंट की जाएगी उसके लिए एंट्री आप करेंगे लिक्विडेटर ऑफ आबाद लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एज इट इज़ गिवन दैट परचेज कंसिडरेशन विल बी डिस्चार्ज्ड इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, लिक्विडेटर ऑफ आबाद लिमिटेड अकाउंट डेबिट। सो 1 लाख से आपको ये एंट्री कर देनी है। परचेज कंसिडरेशन ऑफ आबाद लिमिटेड डिस्चार्ज बाय इश्यू ऑफ ₹10 इक्विटी शेयर्स। सो एज वी कैन सी 1 लाख रुपीज़ की इक्विटी शेयर कैपिटल है, 10 रुपीज़ का एक शेयर है। इट मीन्स 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए होंगे। फाइन। इसी तरह से जो ये एंट्री हमने पास करी है 2 एंट्रीज़ आबाद लिमिटेड के रिगार्डिंग, उसी तरह से आपको यही 2 एंट्रीज़ नाबाद लिमिटेड के रिगार्डिंग करनी है। तो सेम उसी तरह से नाबाद लिमिटेड की जो भी संपत्तियां टेक ओवर करी हैं उनको डेबिट कर दीजिए, जो भी उनकी दायित्व को टेक ओवर करा है उनको क्रेडिट कर दीजिए, और लिक्विडेटर ऑफ नाबाद लिमिटेड को परचेज कंसिडरेशन की राशि से क्रेडिट कर दीजिए 2 लाख से। तो ये आपके सामने जो एंट्री की हुई है सेम उसी प्रकार जैसे अभी हमने आबाद लिमिटेड के लिए की थी। Incorporation of assets and liabilities of Nabad Limited. Then payment to liquidator in the form of equity share capital. Liquidator of Nabad Limited account debit to equity share capital ₹2 लाख। और इसके बाद जो इन दोनों कंपनीज़ के डिबेंचर होल्डर्स थे उन्हें कामयाब लिमिटेड अपने डिबेंचर्स इशू कर देगी। तो 10% डिबेंचर्स जो आपने फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट किए थे, आप देखिए फर्स्ट एंट्री में आपने क्रेडिट किए हैं 10% डिबेंचर्स आबाद लिमिटेड के, उसी प्रकार से सेकंड एंट्री में थर्ड एंट्री में आपने नाबाद लिमिटेड के 10% डिबेंचर्स को क्रेडिट किया है 30,000 से। तो इन दोनों के लिए आपको कामयाब लिमिटेड के डिबेंचर्स जारी करने हैं। तो एंट्री होगी क्योंकि उन दोनों को आपने क्रेडिट कर रखा है तो उसको डेबिट कीजिए। 10% डिबेंचर्स आबाद लिमिटेड अकाउंट डेबिट, 10% डिबेंचर नाबाद लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। ये 10% डिबेंचर कामयाब लिमिटेड के खुद के डिबेंचर्स हैं। सो आबाद लिमिटेड के डिबेंचर्स को 80,000 से डेबिट कीजिए, नाबाद लिमिटेड के डिबेंचर्स को 30,000 से डेबिट कीजिए, और इनका टोटल 1,10,000 टू 10% डिबेंचर्स। 10% डिबेंचर होल्डर्स इन आबाद एंड नाबाद लिमिटेड डिस्चार्ज्ड बाय इशू ऑफ 10% डिबेंचर्स। फाइन। अब इसके बाद आपसे कहा गया है अमेलगमेशन के बाद का बैलेंस शीट कामयाब लिमिटेड का बनाने के लिए। तो जैसा कि आपके सामने जो अभी क्वेश्चन था उसमें बैलेंस शीट आपको दे भी रखी थी, तो ऑलमोस्ट उसी तरह से आपको बैलेंस शीट बनानी है। आप ये देखिए जैसे हमको ये बैलेंस शीट दी हुई है इसी तरह से हमको नई बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, बट नाउ फॉर कामयाब लिमिटेड। तो लाइकवाइज आपको सेम आइटम्स वही रहेंगी, सिर्फ आपको कामयाब लिमिटेड के लिए इन सारी एंट्रीज़ को इनकॉर्पोरेट करते हुए नई बैलेंस शीट बनानी है। तो फर्स्ट हेड हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में शेयर होल्डर फंड्स के अंदर शेयर कैपिटल, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल 10,000 इक्विटी शेयर्स आबाद लिमिटेड के लिक्विडेटर को जारी किए थे, और 20,000 इक्विटी शेयर्स 2 लाख की शेयर कैपिटल थी, 10 रुपीज़ का एक शेयर था, मीन्स 20,000। तो 20,000 इक्विटी शेयर्स नाबाद लिमिटेड को के लिक्विडेटर को जारी किए गए थे। तो टोटल 10,000 प्लस 20,000 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 3 लाख। देन रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व्स में आपके पास कैपिटल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, जनरल रिजर्व, 3 तरह के रिज़र्व थे, और सिर्फ हमारे पास ये रिज़र्व आबाद लिमिटेड के रिगार्डिंग थे। तो अगर यहाँ पर हमारे पास नाबाद लिमिटेड के भी रिज़र्व्स होते तो हम यहाँ दोनों को ऐड करके दिखा देते। तो फिलहाल 50,000 प्लस नील, नील मतलब नाबाद लिमिटेड के कैपिटल रिजर्व नील था। ऐसे इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 10,000 प्लस नील, नील क्योंकि नाबाद का नील था और आबाद का 10,000। इसी प्रकार जनरल रिजर्व 40,000 प्लस नील। तो ये अमाउंट्स आपके आउटर कॉलम में आ जाएंगी। सरप्लस, सिर्फ आबाद लिमिटेड का सरप्लस था 5,000 का स्टेटमेंट ऑफ P&L का, तो ये 5,000 आउटर कॉलम में। देन नॉन करंट लायबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर सिक्योर्ड लोन्स जिसमें हम डिबेंचर्स को शो करते हैं। 10% डिबेंचर्स आबाद और नाबाद दोनों के डिबेंचर होल्डर्स को 80,000 और 30,000 के डिबेंचर्स जारी किए थे कामयाब लिमिटेड ने। तो 80 प्लस 30 1,10,000 इन आउटर कॉलम। देन करंट लायबिलिटीज़ ट्रेड पेबल दोनों के जोड़कर आबाद और नाबाद दोनों के आप जोड़ लीजिए, क्योंकि कामयाब ने दोनों की लायबिलिटीज़ को एक्वायर किया है तो टोटल लायबिलिटीज़ की क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग हो गई 70,000। देन शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स दिखाया जाएगा 20,000 प्लस नील, क्योंकि नाबाद लिमिटेड का प्रोविजन फॉर टैक्स नील है। सो इट विल बी 20,000 इन आउटर कॉलम। सो टोटल लायबिलिटीज़ आर 6,05,000 है।
नाउ वी टॉकिंग अबाउट असेट्स। फर्स्ट है इसमें नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट में फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड में टेंजिबल। टेंजिबल में हमको दे रखी है बिल्डिंग, प्लांट एंड फर्नीचर। तो यहाँ भी आपको आबाद और नाबाद दोनों का जोड़कर बाहर दिखाना है। तो आबाद के 60,000 की बिल्डिंग और नाबाद के 65,000 की बिल्डिंग, सो इट विल बी 1,20,000, लाइकवाइज फॉर प्लांट एंड लाइकवाइज फॉर फर्नीचर। Then other non-current assets, preliminary expenses. Preliminary expenses are given for Abad Limited only 5,000. So 5,000 plus nil 5,000. It's not compulsory to show in brackets, but it's just for your knowledge. Then current assets. करंट असेट्स में आपको इन्वेंट्रीज दिखानी है, स्टॉक इन ट्रेड 90,000 का आबाद का और नाबाद का 1 लाख का 1 लाख का, टोटल 1,90,000। देन ट्रेड रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स 70,000 फॉर आबाद, 25,000 फॉर नाबाद, टोटल 95,000। देन बी आर 10,000 फॉर आबाद प्लस nil for Nabad Limited, total 10,000। And last cash and cash equivalents, cash at bank 5,000 for Abad Limited and 10,000 for Nabad Limited, total 15,000 in outer column. So total assets are 6,05,002। तो ये हमारी बैलेंस शीट जो है इसका टोटल लाइबिलिटीज़ का और एसेट्स का मैच कर रहा है। तो हमारी बैलेंस शीट पूरी हो चुकी है। तो इस प्रकार आपने देखा कि मर्जर के केस में हमको कैसे डील करना होता है, कि किस तरह से हम परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करते हैं और किस तरह से हम इनकॉर्पोरेट करते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को, रिजर्व्स को इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगी कि परचेज़ के नेचर के अमेलगमेशन को हम कैसे डील करते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।